अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वायरस। वायरस के बारे में हम स्टडी करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ द वायरस, कि हम वायरस को किस तरह कल्टीवेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम वायरस के बारे में स्टडी करते हैं कि वायरस है क्या चीज़। वायरस जो है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या लिविंग होस्ट के अंदर ही रिप्रोड्यूस होते हैं, खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पर अपनी रिप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन करते हैं। वायरस को लिविंग में भी कंसीडर किया जाता है और नॉन लिविंग में भी कंसीडर किया जाता है। दिस इज़ अ बॉर्डर लाइन केस, और इनको लिविंग और नॉन लिविंग हम डिफरेंट रीजंस की वजह से कहते हैं। खैर, यहाँ पर हम वायरस की कल्टीवेशन के बारे में देखेंगे कि हम वायरस को किस तरह कल्टीवेट कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ, उसको रेप्लिकेट किस तरह करवा सकते हैं। तो याद रखें, अभी हमने कहा है कि ये जस्ट लिविंग्स होस्ट के अंदर ही खुद को रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, खुद को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब लिविंग होस्ट के अंदर वो कौन कौन से लिविंग होस्ट है? वो एनिमल्स भी हैं, वो प्लांट्स हैं, वो ह्यूमंस हैं, वो बैक्टीरिया हैं, वो फंगस है, वो प्रोटोजोआ है, वो अलजी है। तो इनके अंदर ही ये जस्ट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लिविंग होस्ट नहीं होगा तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, किसी आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ना हम उनका वहाँ इनका कल्चर बना सकते हैं, लाइक इन द केस ऑफ द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का हम कल्चर बना सकते हैं, उसको हम एग और प्लेट देकर या उसे हम आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर रख के उसको हम उसकी डिफरेंट कल्चर मीडिया हम कल्चर बना सकते हैं। लेकिन वायरस के केस में ये नहीं होता, ठीक है। अब वो वायरस जो कि हाँ एनिमल्स के अंदर हम कल्टीवेट करवाएंगे, वहाँ पर इन्फेक्ट करेंगे एनिमल्स को, उनको हम बोलेंगे जूफैगी। प्लांट्स के अंदर जो होंगे उन्हें हम फाइटोफैगी बोलेंगे। इसी तरह जो बैक्टीरिया के अंदर वायरस कल्टीवेट करेंगे या उनको फिर जाके इन्फेक्ट करेंगे, उन्हें हम बैक्टीरियोफेजिस बोलते हैं। तो वायरस जो है, अभी हमने कहा ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। याद रखें कि स्पेसिफिक होस्ट में ही स्पेसिफिक टाइप का वायरस ग्रो कर सकता है। दुनिया में कोई इस तरह का एनिमल्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल के अंदर तमाम वायरस की टाइप को हम कल्टीवेट कर सकें, वहाँ पर ग्रो करवा सकें। तो वायरस जो है वो होस्ट स्पेसिफिक हैं, ठीक है। सिलेक्टिव होस्ट के अंदर ही पर्टिकुलर वायरस को हम ग्रो करवा सकते हैं, ठीक हो गया। और याद रखें, हम इसे आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। लास्ट वही लाइन है कि दुनिया में कोई इस तरह के यूनिवर्सल सेल नहीं है जो सब जितने भी ऑल टाइप के वायरस हैं उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करे। नेक्स्ट, वायरस को हमने कल्टीवेट ही क्यों करना है? इसलिए कि हम वायरस की मदद से वायरस को आइडेंटिफाई कर सकें, उसको आइसोलेट कर सकें फॉर क्लिनिकल सैम्पल्स के लिए, और साथ साथ वैक्सीन की प्रोडक्शन कर सकें। साथ साथ हम वायरस के बारे में स्टडी कर सकें, उसकी जेनेटिक्स, उसकी रेप्लिकेशन और उसका होस्ट सेल पे क्या इफेक्ट है। यू नो अबाउट पेंडेमिक सिचुएशन जो अभी क्रिएट है, वो भी ड्यू टू द वायरस है। तो इस वजह से हम इन थ्री मेन रीजंस की वजह से हम वायरस को कल्टीवेट करते हैं। अब वायरस को कल्टीवेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हम वायरस को कल्टीवेट कर सकते हैं एनिमल्स के अंदर इनोकुलेट करके, एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर इनोकुलेट करके, या टिश्यू कल्चर्स के अंदर इनोकुलेट करके। एनिमल्स के अंदर सबसे पहले जो वायरस को इनोकुलेट किया था वो थे रीड और उसके कुलीग्स 1900 में। उन्होंने येलो फीवर के वायरस को ऑब्टेन करने के लिए ह्यूमन वॉलंटियर्स को यूज़ किया था। फिर उसके बाद ये मेथड जो है एनिमल्स के अंदर वायरस को इनोकुलेट करने का, वो लैंड स्टेनियर और पॉपर ने भी 1909 में इसको यूज़ किया। फिर उसके बाद थेलर ने भी वाइट माइस को यूज़ किया 1903 में। तो ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है कि सबसे पहले रीड और क्लीग्स ने यूज़ किया इसको, किसके लिए? येलो फीवर की वायरस को ऑब्टेन करने के लिए। उसमें ह्यूमन वॉलंटियर्स को यूज़ किया गया। याद रखें, आप वायरस के लिए ह्यूमंस को यूज़ नहीं करते, लेकिन उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई दूसरा मेथड आपके पास अवेलेबल ना हो उस वायरस को कल्टीवेट करने का, और साथ साथ वो वायरस रिलेटिवली हार्मलेस हो। लेकिन दिस टॉपिक इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल कि ह्यूमंस को यूज़ करे किया जाए या ना किया जाए। सेकंड है लैंड स्टेनियर और पॉपर ने 1909 में यूज़ किया फॉर द आइसोलेशन ऑफ द पोलियो वायरस। फिर उसके बाद थेलर ने 1903 में ये मेथड यूज़ किया। कौन सा मेथड? वायरस को इनोकुलेट करने का एनिमल्स के अंदर, और उसने कौन सा यूज़ किया था? वाइट माइस माइस को यूज़ किया था। फिर उसके अंदर एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर वायरस को इनोकुलेट करने के बाद जो मेथड है वो वुड पास्टर ने 1931 को यूज़ किया था, और इस मेथड को फिर आगे एक्सटेंड किया था बर्नेट ने। फिर टिश्यू कल्चर वाला जो मेथड है वो स्टैन हार्ड और उसके कुलीग्स ने 1913 में इस मेथड को यूज़ किया था, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद मैटलैंड ने 1928 को इसको यूज़ किया था फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द वायरस। तो ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है। लेट्स टॉक अबाउट द हाउ वी इनोकुलेट द वायरस इनटू द एनिमल्स। याद रखें, वो वायरस जिनको हम एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर या टिश्यू कल्चर के मेथड के थ्रू हम कल्टीवेट नहीं करवा सकते, उनको हम किसके अंदर इनोकुलेट करवाते हैं? उनको हम एनिमल्स के अंदर इनोकुलेट करवाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है कि अभी हमने कहा कि वायरस होते हैं वो हो स्पेसिफिक होते हैं, तो हमें सबसे पहले एक स्पेसिफिक एनिमल्स की चूज़ करना पड़ेगा उस वायरस को इनोकुलेट करवाने के लिए। तो उसके अंदर भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उस वायरस को, अगर हमने इनोकुलेट करवाना है उस एनिमल्स
में क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो हेल्थी होना चाहिए और कम्युनिकल डिजीज़ से फ्री ऑफ होना चाहिए। इसमें ज़्यादातर हम सकलिंग माइस को यूज़ करते हैं। सकलिंग माइस क्या होता है, वो माइस जिनके नॉरिशमेंट जो है वो मिल्क पे डिपेंडेंट हो और वो बिल्कुल ही वेरी यंग हो, ठीक है? यानी कि वो कितनी देर उसकी बर्थ को हो चुके हों, अबाउट लेस देन 48 आवर्स हो चुके हों उसकी बर्थ को, तो उनके अंदर हम क्या करते हैं, वायरस को इनोकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वायरस को हम उनके डिफरेंट रीजन्स के अंदर इनोकुलेट करते हैं। लाइक इन द केस ऑफ, अगर हम माइस की ही बात करें तो उसमें 4 डिफरेंट रीजन्स हैं जहाँ पर हम वायरस को इनोकुलेट कर सकते हैं। इंट्रासेरिब्रल, सबक्यूटेनियस, इंट्रापेरिटोनियल या इंट्रानेज़ल। तो इंट्रासेरिब्रल क्या होता है कि हम जो वायरस है वो उसके सेरिब्रम वाले पार्ट में क्या कर देते हैं, इनोकुलेट कर देते हैं। तो ये एक रीजन हो गया, ठीक है। अब सेरिब्रम जो है ब्रेन में, जहाँ जैसे वायरस वहाँ पर इनोकुलेट होगा, वायरस वहाँ पर डिजीज़ कॉज करवाएगा और उसकी जो ब्रेन वाली जो वेजल्स है वो क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएंगी और वो सारा का सारा ब्लड लीक होगा और उसी ब्लड में क्या होंगे, वायरस प्रेजेंट होंगे। सेकंड है सबक्यूटेनियस, के अंदर आप क्या करें, वायरस को इनोकुलेट कर दें। अब सबक्यूटेनियस क्या होती है कि हमारी स्किन की जो सबसे अपर लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के बाद डर्मिस, और डर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, सबक्यूटेनियस प्रेजेंट होती है। तो उसके अंदर वायरस को इनोकुलेट करना, ये दूसरा डिफरेंट रीजन हो गया जहाँ पर हम वायरस को इनोकुलेट करते हैं। थर्ड, एनिमल्स में या माइस के केस में अगर हम देखें तो वो है इंट्रापेरिटोनियल कैविटी, यानी कि उसके पेरिटोनियम वाले पार्ट के अंदर वायरस को इंजेक्ट कर देना थ्रू इंजेक्शन, या इंजेक्शन के थ्रू ही हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। पेरिटोनियम क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है एब्डोमिनल रीजन के पास, लाइक इन द केस ऑफ माइस में अब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो फोर्थ रीजन है इन द केस ऑफ माइस, वो कौन सा, इंट्रानेजल, यानी कि उसके नेजल स्ट्रक्चर के अंदर वायरस को इंट्रोड्यूस करवाना। नेजल स्ट्रक्चर में उसका नोज वगैरह आ गया, इस रीजन के अंदर वायरस को इनोकुलेट करना। तो ये 4 डिफरेंट रीजन्स थे जिसके अंदर हम वायरस को क्या कर सकते हैं, इनोकुलेट कर सकते हैं। क्या अभी तक हमने रीड किया, सिंपल सा इसकी क्विक रिवीजन करेंगे कि वायरस को हम एनिमल्स के अंदर इनोकुलेट कर सकते हैं। कौन से वायरस, जिसको हम एम्ब्रियोनेटेड एग या टिश्यू कल्चर में हम इनोकुलेट ना करवा सकें। फिर जो हमने एनिमल चूज़ करना है वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम द डिजीजेज। सकलिंग माइस को यूज़ किया जाता है। 4 डिफरेंट रीजन्स हैं, इंट्रासेरिब्रल, सबक्यूटेनियस, इंट्रापेरिटोनियल और इंट्रानेजल। ये 4 डिफरेंट रीजन हैं जहाँ पर हम वायरस को इनोकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर इनोकुलेट करने के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले जैसे वायरस आप इनोकुलेट करेंगे एनिमल्स के अंदर, उसका डिफेंस सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, एक्साइट होगा, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी। तो अब वहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको किस तरह पता लगेगा कि वायरस इनोकुलेट आपने अगर कर दिया है तो उसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो क्या होगा, वहाँ पर वो डिसीज़ कॉज करेगा, पैथोजेनेसिस होगी, ठीक है, डायग्नोस आप करेंगे, क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयर होंगी और उसकी मदद से आप उसको वायरस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये सेकंड इसका एडवांटेजेस भी है और इसको मालूम करने का भी मेथड भी है कि वायरस आपका कल्टीवेट कर रहा है या नहीं कर रहा। थर्ड ये है कि आप सर्टन वायरस की प्राइमरी आइसोलेशन भी कर सकते हैं। अब प्राइमरी आइसोलेशन क्या होती है, प्योर वायरस के कल्चर को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। जो माइस को हमने कहा है ना कि हम सेकलिंग माइस को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वायरल एप्लीकेशन की रिलायबल मॉडल हमें प्रोवाइड करता है उसकी स्टडी के बारे में, ठीक है। तो इसलिए हम सक्लिंग माइस को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ आप इम्यून रिस्पॉन्स की स्टडी को देख सकते हैं, एपिडीमोलॉजी को आप स्टडी कर सकते हैं। अब एपिडीमोलॉजी क्या होती है, एपिडीमोलॉजी जो है ये एक्चुअली दूसरा मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप किसी पॉपुलेशन के अंदर कोई डिजीज़ है ना, उसका आप इंसिडेंस, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसका पॉसिबल कंट्रोल क्या है और उसके दूसरे हेल्थ फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन को आप क्या बोलते हैं, एपिडीमोलॉजी। इसमें आप क्या पढ़ते हैं कि किसी पॉपुलेशन के जो पॉसिबल और उसमें कोई डिजीज़ है तो उसकी इंसिडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और उसका पॉसिबल कंट्रोल, साथ साथ दूसरे हेल्थ फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको हम एपिडीमोलॉजी बोलते हैं। और सेकंड है ऑन्कोजेनेसिस। ऑन्कोजेनेसिस क्या होती है, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके जो लिविंग सेल्स के हेल्थी सेल्स हैं ना, वो चेंज हो जाते हैं इनटू द कैंसरस सेल्स। तो आप उसकी स्टडी के लिए भी ये एनिमल इनोकुलेशन में जो वायरस का मेथड इनोकुलेट करना है वायरस को, उसमें ये आपको एडवांटेज ये देगा, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेथड है, ठीक है, एक्सपेंसिव मेथड है। सेकंड, आप अभी आपने कहा है कि जो वायरस होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो अब पर्टिकुलर वायरस के लिए आपको पर्टिकुलर एनिमल्स भी चूज़ करना पड़ेगा। तो चूजिंग ऑफ द एनिमल्स ये भी एक डिफ़िकल्ट स्टेप है। सेकंड ये है कि अब कुछ ऐसे ह्यूमन्स वायरस होते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो ह्यूमन्स के अंदर डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं, लेकिन किसी दूसरे जानदार के अंदर वो डिजीज़ कॉज नहीं करते। अब उसको हम किस तरह सेपरेट करें, ये भी ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसे ह्यूमन वायरस होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के अंदर ग्रो नहीं किए जा सकते। अगर ग्रो कर भी लें तो वो डिजीज़ कॉज नहीं करते, ठीक है। साथ साथ वो कहता है कि आप माइस को तो यूज़ करते हैं लेकिन माइस आपको वैक्सीन के डेवलपमेंट के बारे में
मॉडल प्रोवाइड नहीं करता। तो ये था मेथड कि आप एनिमल्स के अंदर किस तरह वायरस को इनोकुलेट करते हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।